सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होगा, बहुत सारी इक्वेशंस होंगी। ठीक है, कुछ इक्वेशंस हमको गिवन है, लाइक अपन ने मान ली a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 प्लस a1n xn, ठीक है, इक्वल टू b1 a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट 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 प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2 डॉट 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 am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस amn xn इज इक्वल टू bn। ठीक है, bm आना चाहिए। तो इस टाइप की सिस्टम दिए गए हैं, ये हमारी इक्वेशन है। इसको अगर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में फॉर्मेट करना है, तो इसका हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन निकालने की जो टेक्निक है, उसी को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वे देने वाले हैं। ठीक है, कहने वाले हम क्या है कि ये जो हमारी इक्वेशंस हैं, एम इक्वेशंस हैं, ठीक है, और उनसे x1 x2 xn की वैल्यू निकालनी है कि उनका सॉल्यूशन, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो वो सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका है, वो हम मैट्रिक्स मेथड से निकालेंगे। और मैट्रिक्स मेथड से इसको फॉर्म करने का तरीका है, जैसे इस टाइप से लिखेंगे इसको, a x इज इक्वल टू b, और a जो होने वाली है वो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होने वाली है, अर्थात a इक्वल टू जो होने वाली है वो क्या होगा, a11 a12 डॉट 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 a1n a21 डॉट 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 a2n am1 डॉट 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 amn, ये मैट्रिक्स बनने वाली है। और x हमारा क्या होने वाला है, x हमारा होने वाला है x1 x2 डॉट 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 xn, x1 x2 डॉट 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 xn। और b हमारा क्या होने वाला है, b हमारा होने वाला है ये वाली वैल्यू b1 b2 डॉट 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 bn। फॉर्म क्या हुआ इसका, a जो मैट्रिक्स हुई वो हमारी कितने बाई कितने की है, m क्रॉस n की, और x हमारे कितने बाई कितने का है, n क्रॉस 1। ठीक है ना, तो इनका जैसे अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो किस टाइप का बनने वाला है, ये जो आने वाला है वो कि बी मैट्रिक्स वो कितने बाई कितने की होने वाली है। देखिए, जितनी इक्वेशन होंगी उतनी ही तो वैल्यू होंगी बाहर, जितनी इक्वेशंस होंगी उतनी ही तो इक्वल आएंगे। तो कितनी इक्वेशन है आपकी, 1 2 3 4, कितनी इक्वेशन है, एम इक्वेशंस हैं, तो बराबर में कितनी वैल्यू आने वाली, एम ही वैल्यू आने वाली, अर्थात ये होने वाला जो m बाई 1, m रो है 1 कॉलम है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म होगा वो इस टाइप का फॉर्म होगा, और प्रोडक्ट जब भी संभव है जब ये कॉमन आए इसमें। सर यहाँ पे m नहीं आएगा, क्यों, x x m क्रॉस 1 यहाँ m पर, इंटू n होता है। हाँ यहाँ पर हाँ सर, कैसे x हो के जाएगा, साथ में, कैसे हो जाएगा, क्योंकि सर m क्रॉस n होता है, क्योंकि रो और कॉलम हम 1 रिप्रेजेंट। 2 3 n वेरिएबल ले रहे हैं, तो m कैसे हो सकता है, आप देखिए ना गौर से, यस सर, ओके ओके n सर, वेरिएबल ले रहे हैं तो उसको देख, हमारा m कैसे, नहीं तो सर मैं उस कॉलम और रो के इसमें हो गया था, कोई नहीं। n कॉमन आएगा तो m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी ना, ये आगे देखिए। यस सर यस। चलिए, तो इस टाइप से ये डिफाइन कर लिया, इसको सॉल्व करना है हमें, ये बन गया हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, और कौन कौन सी कंडीशन होंगी, तो उसके लिए पता करना है कि कितने सॉल्यूशन इसके होंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं।
तो क्या फॉर्म बन के आया हमारा? हमारा फॉर्म बन के आया ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी इस सिस्टम की बात कर रहा है कि ये सिस्टम हमारा कब सॉल्वेबल होगा, कब नहीं होगा। ठीक है, पहला केस लेके चल रहा है इसमें, इफ b इक्वल टू 0, यदि b इक्वल टू 0 है तो क्या होने वाला है यहां से? ए एक्स इज इक्वल टू 0। जब ए एक्स इज इक्वल टू 0 है तो जो स्टार है हमारा वो क्या कहलाएगा इस केस में? होमोजीनियस सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहलाएगा हमारा? होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। दूसरी सिचुएशन है, इफ b is not equal to 0 then a x is equal to b, और इस केस में सिस्टम कहलाएगा हमारा नॉन होमोजीनियस। आपको याद आ रहा होगा q इज इक्वल टू 0 आपने पढ़ा था, एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। बोलिए यहां क्या है? एफ डी की वैल्यू क्या ले लो यहां पर? a, तो ए वाई इज इक्वल टू क्यू, और क्यू इज 0, क्यू इज नॉन 0, देन से होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, तो इस सिस्टम होमोजीनियस है और सिस्टम नॉन होमोजीनियस है, मतलब इस स्टार को आपने दो भागों में तोड़ दिया। एक तो होमोजीनियस की स्टडी करनी होगी, दूसरी नॉन होमोजीनियस। देखिए एक बात और बता देते हैं, इसकी थ्योरी बड़ी अजीब है, लोगों को आज तक समझ में नहीं आती है कि इसकी थ्योरी कैसे कनेक्ट करें। लेकिन अगर आपने एक बार कनेक्ट कर लिया तो लोग क्या पूछ रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट एक बार समझ में आ जाए, जब आपने इतनी सी बात सीखी अभी कि स्टार को दो भागों में तोड़ सकते हैं, अगर बी 0 हो तो होमो, बी इज नॉन 0 तो नॉन होमो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बात तो हमें ठीक लग रही थी कि डिफरेंशियल से हम इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब एक एक से स्टडी कर लेते हैं। पहला केस है जब हमारा होमोजीनियस केस हो, उस केस में किस टाइप की सिचुएशन बनेगी। तो इसमें आपने कहा कि ए एक्स इज इक्वल टू 0, ये केस लेके चलोगे आप, होमोजीनियस केस। तो होमोजीनियस केस में आप देख रहे हो कि x इक्वल टू 0, a इंटू 0 इक्वल टू 0 इंप्लाई x इक्वल टू 0 ऑलवेज सॉल्यूशन। बोलिए x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 कोई वेक्टर मान लिया और इसको हमने इसमें पुट करने की कोशिश की, तो a इंटू 0 इक्वल टू क्या आ गया? 0, देन x इक्वल टू 0 ऑलवेज सॉल्यूशन। तो इसको नाम दे रहा है इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन। नाम क्या दिया उसका? ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजीनियस केस का है, उसके पास हमेशा सॉल्यूशन होगा। आपने कहा नाम बताइए, तो उसका नाम हो गया x बराबर 0। x बराबर 0 हमेशा ही इसके पास हल होने वाला है। मतलब जब जब होमोजीनियस की बात करेगा तो आप नो सॉल्यूशन का तो जिक्र कभी करोगे ही नहीं कि इसके पास कभी कोई हल नहीं होगा, इसके पास तो हमेशा ही हल होगा। अब क्वेश्चन दूसरा उठता है यहां से कि सॉल्यूशन तो है, बट कितना सॉल्यूशन है इसके पास? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे।
देखिए अब आपको मैं एक बात बता देता हूं। सपोज करिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2y 2x प्लस 1, एक्स प्लस 2y प्लस, सॉरी, बस कितनी इक्वेशंस हैं यहां पर? टू इक्वेशंस है। कितने लोगों की वैल्यू निकालनी है हमको? 3 लोगों की वैल्यू निकालनी है। 2 इक्वेशंस हैं। इसका क्या मतलब है कि यहां से कोई ना कोई एक वेरिएबल ऐसा जरूर होगा जो किसी ना किसी वेरिएबल पे पक्का डिपेंड कर रहा होगा। बोलिए। यस सर। अदरवाइज आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। तरीका क्या होता है वैसे कि जितनी इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल हो तो हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन की संख्या कम है और वेरिएबलों की संख्या ज्यादा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई ना कोई वेरिएबल किसी अनदर वेरिएबल पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। और मान लीजिए y इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है, और आपको z की कुछ वैल्यू मिल गई, x की कुछ वैल्यू मिल गई। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज दिक्कत कहाँ है? किसी और को भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, सही है आवाज? मेरे यहाँ तो नहीं है। यस सर, अब सही है। ओके ओके ओके। तो इस x की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं। वेरी करा दीजिए आप इस x की वैल्यू को। आप इस x की वैल्यू को बदलते जाओगे, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको मिलती चली जाएंगी। जब जब सिचुएशन बनेगी कि नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो और वेरिएबल आपके ज्यादा हो तो आप हमेशा क्या बोलोगे? कितने सॉल्यूशन होंगे उसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो। अगर सॉल्यूशन है ही नहीं उसका तो आप नहीं कह सकते कुछ भी। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर है और वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशन कम है, सीधी सी बात, वैल्यू लोगों की ज्यादा, लोगों की वैल्यू निकालनी है और आपको दी हुई कंडीशन कम है तो हमेशा कोई ना कोई डिपेंड करेगा और वो इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी। इसी कॉन्सेप्ट का अपन यहां लगाएंगे। ये हमेशा लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए बता दिया आपको। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? अब या तो पहली सिचुएशन है या तो यूनिक होगा या फिर कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। दो सिचुएशन है। अब इसको निकालें कैसे? इसको निकालने का तरीका ये है कि इसको रैंक कॉन्सेप्ट से ऐड कर लो। अगर इस ए की रैंक ऑफ ए अगर n के बराबर आ जाए, n क्या है आपके? नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है, n के बराबर आ जाए, जो आपके n है, आपके जितने कॉलम्स हैं उनके बराबर आ जाए, या लिख सकते हो कॉलम की संख्या कितनी, कॉलम की संख्या के बराबर आ जाए। और यहां पर क्या हो जाए? बस इतनी सी बात याद रखना, रैंक कम आ जाए, रैंक n से कम आ जाए, लेस देन n। ठीक है, ये दो सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि कब यूनिक होगा और कब इनफाइनाइट होगा। रैंक n से कम आने का मतलब है कि उसकी जो इक्वेशंस है वो कोई ना कोई एलडी है, नंबर ऑफ रोज आर एलडी, सो इसका मतलब है उसकी रैंक पक्का n से कम होगी। क्वेश्चन लिखिएगा, फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन for homogeneous system of equation
Ax इक्वल टू 0 वेयर A इज ऑर्डर, A आपकी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, then which of the following are true? Which of the following is or are true? पहला ऑप्शन लिखिएगा, if m less than n, system may have infinite solution. If m is less than n, system may have unique solution. If m is less than n, system has no solution. If m is greater than n, system has unique solution. If m is greater than, system has infinite solution. बताइए। बताइए, एक एक से बताइए। बताइए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सर सही है। सही बात है, कैसे बता दिया आपने? कह रहा है कि सिस्टम के पास मतलब रोज कम है, मतलब वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशन कम है, तो उसमें सॉल्यूशन इनफाइनाइट ही होंगे। ऑलवेज। यस सर। ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई, ऑलवेज वाली बात गलत हो जाएगी आपकी। इसमें वर्ड लगा हुआ है मे, वर्ड को पकड़ो। ऑलवेज अगर बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मे वर्ड लगा हुआ है सभी में, मतलब हो सकता है। तो बस एक सिचुएशन पता करना है कि इस सिचुएशन में ऐसा हो गया, काम हमारा हो गया। आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप, कि अगर इक्वेशन ज्यादा हो, इनका कहना है कि एक इक्वेशन ज्यादा हो अर्थात ये ज्यादा हो, वेरिएबल कम हो। तो आपने ले लिया 1 2 3 2 4 6 1 2। सर इक्वेशन कम, वेरिएबल ज्यादा। इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो। अब इनफाइनाइटी तो आएंगे सर सॉल्व। हाँ, तो उस सिचुएशन में अभी बताया ना, मजबूरी में हो जाना। लेकिन अगर इक्वेशन ज्यादा हो तो पहले वाले ऑप्शन तो आंख बंद करके बता रहे हो आप लोग सभी। इफ एम इज लेस, इसका मतलब क्या है, ए जो मैट्रिक्स है वो आपकी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स हुई, और एम और एन में क्या रिलेशन है, एम इज लेस देन एन, रैंक ऑफ ए कितनी हो सकती है, जल्दी से बताइए।
रैंक ऑफ n और लेस देन n, मिनिमम ऑफ m कॉमा n, मिनिमम कौन है इन दोनों में? m, तो रैंक ऑफ ए किसके बराबर हो सकती है? लेस देन इक्वल टू m, और m किससे छोटा है? n से। एन से। तो आपने केस पढ़ा होगा कि रैंक ऑफ ए अगर लेस देन n आ जाए तो कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात ठीक लगी तुम्हें? आप समझ गए? यहाँ से रैंक ऑफ ए किससे छोटी आ रही है? n से। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे इस केस में? पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा बताइए। जब पहला ठीक हो गया दूसरा गलत है। दूसरा रॉन्ग है। समझ गया? जस्ट अपोजिट लिखा है, ये आप फ्रेम कर चुके हैं इस टाइप से। रैंक ऑफ ए लेस देन एन शो कर दिए कि रैंक ऑफ ए कभी एन के बराबर दिखा पाएंगे अपन यहाँ से? यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है कि इसकी रैंक एन के बराबर आएगी, और एन के बराबर कभी नहीं आएगी, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर कभी भी कोई सब मैट्रिक्स नहीं मिलेगी जो एन क्रॉस एन की हो। समझ रहे हो आप? तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो रैंक पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, कोई बताएगा मुझे दोबारा से? क्योंकि ये कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और इसके अंदर m आपने छोटा दे दिया n से, तो छोटी जो सब मैट्रिक्स मिलेगी वो m क्रॉस m की मिलेगी, n की तो कभी मिलेगी ही नहीं ना। जब n की मिलेगी नहीं तो रैंक कभी n हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, थर्ड वाला पे आइए। गलत है सर। भाई कह रहा नो सॉल्यूशन। और कौन सा सिस्टम दे रहा है अपन को? होमोजीनियस सिस्टम के Homogeneous। पास हमेशा हल होगा, ये कह रहा हल नहीं होगा, झूठ बोल रहा है। समझ पा रहे हो सभी? yes, नेक्स्ट, m की वैल्यू यदि इक्वेशन ज्यादा हो और वेरिएबल कम हो तो क्या यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है? बोलिए। इक्वेशन ज्यादा हो और वेरिएबल कम हो तो क्या यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है? yes sir, हो सकता है सर। फ्रॉम R3 से R2 then nothing is matter from 2 cross 3 rank is 3। हाँ जी, हो सकता है, सही बात है। यस सर, यस सर, हो सकता है। आपने कहा कैसे ले सकते, कोई एक एग्जांपल सर्च करो इसके लिए। आपने कहा एक a इक्वल टू ले लो 1 2 3, अभी ले रहा था 2 4 6 1 0 1 ए इक्वेशन। अरे ना 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 भैया, ये क्या कर रहे हो? सर इक्वेशन वेरिएबल, ये ले लो ना। यस सर, यही है। दो लोग हैं और 3 इक्वेशन है और 2 लोगों की वैल्यू निकालनी, तो रैंक कितनी आ रही है इसकी? यहाँ से 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ से चेक करो तो 2 आ जाएगी इसकी। b क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, रैंक कितनी आ रही? रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। 2 क्या है आपके? 2 मिनिमम। नो नो नो, नंबर ऑफ कॉलम्स अर्थात नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम की संख्या है वही आपके नंबर ऑफ कॉलम। यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। यस सर, इनफाइनाइट कब होंगे? जब यहाँ पर भी आप क्या ले लो 4 और यहाँ क्या ले लो 8। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फिर कि नहीं? सिंपल था, कुछ नहीं करना था। ये आपको बार बार फिर बता रहा हूं कि जब भी इस टाइप की वैल्यू पूछे
तो डरना नहीं है कि अल्फा दिया है, ए दिया है, बी दिया है, क्या दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पूछ क्या रहा है ये समझने वाली बात है। अगर उसने कहा यूनिक सॉल्यूशन कब होगा इसके किस मान के लिए, तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। आपने कहा ये होती है, इसके लिए ये होती है, इसके लिए हमने कहा तो आपको रैंक ये चेक करना है तो डिटरमिनेंट ये आना चाहिए, इसके लिए ये चेक करना तो डिटरमिनेंट ये आना चाहिए। आपने चेक किया, डिटरमिनेंट आपका कुछ अल्फा इक्वल टू 2 के लिए 0 आ रहा है, अदरवाइज नॉन जीरो आ रहा है। सिस्टम डिफाइन कर रहा है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहा है, ए एक्स इक्वल टू बी, बी आपका 0 नहीं है, और अगर बी आपका 0 नहीं है तो इसमें x बराबर 0 कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। x बराबर 0 नेवर सॉल्यूशन। बोलिए x बराबर 0 इसका कभी भी हल नहीं होगा कि होगा? x बराबर 0 कभी भी हल नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि x बराबर 0 आप पुट करते तो b बराबर क्या आने लगेगा 0, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, तो इसके पास दो सिचुएशन बनेगी, आपका ये सिस्टम सॉल्वेबल है या नहीं है। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है यहां पर, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को दो भागों में तोड़ा गया है कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है या नहीं है। हिंदी में बोलते हैं इसको संगत, और इसको शायद बोलते हैं असंगत शायद। कंसिस्टेंट का मतलब है यहां पर कि आपका सॉल्यूशन सॉल्वेबल है या नहीं है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि आपका सिस्टम सॉल्वेबल नहीं है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपने इसमें वैल्यू रखी, या मान लो आपने कहा एक्स कोई सॉल्यूशन है इसका, और ये सॉल्यूशन आपकी एम की एम पूरी की पूरी इक्वेशनों को क्रम वाइज सेटिस्फाई कर रहा है। अगर किसी इक्वेशन में ऐसा नहीं कर जाए कि एक को सेटिस्फाई, दो को सेटिस्फाई, और लास्ट वाली इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये आपका सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, फिर वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अर्थात दूसरी भाषा में अगर अपनी में समझे इसको, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। जो आपकी एक्सटेंडेड मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या रिलेशन हो चाहिए? दोनों का रैंक सेम आना चाहिए। और इनकंसिस्टेंट जब हो जाएगा जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखा रहा हूं, बिल्कुल आसान, जैसे लगेगा कि आपको हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। तो अगर कंसिस्टेंट चल रहा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट मतलब इस टाइप का हो गया, या इस टाइप का बन जाए कि 0 इक्वल टू 1 टाइप का केस बन जाए, कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो सारी इक्वेशन 0 हो गई आपकी, और इधर वाली क्या हो गई है 1 आ जाए। तो 0 इक्वल टू 1 टाइप का कोई केस बन जाए, इस टाइप का केस कोई बनता है, तो आप कह दोगे सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट है। जैसे कि मैट्रिक्स लिया आपने और ऑपरेट करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, लास्ट रो पूरी 0 हो गई, लेकिन इधर जो बी की वैल्यू थी वो क्या बच गई, लाइक 1 बच गई, 2 बच गई कुछ, तो ये 0 इक्वल टू 2 टाइप से या 1 टाइप का केस बन गया। ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मतलब सिस्टम आपका कंसिस्टेंट नहीं है, अच्छा सिस्टम नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, सिस्टम यदि आपका इनकंसिस्टेंट हुआ तो इस सिचुएशन में आपके पास कोई हल नहीं होगा। बताइए,
ठीक है। इस सिचुएशन में सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर है सभी? बताइए क्लियर है या नहीं यहां तक कि अगर Yes, sir. एक्स Yes, इज sir. इक्वल टू बी टाइप से दिया है, बी इज नॉन जीरो, और सिस्टम आपका अगर इनकंसिस्टेंट हो गया धोखे से, रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं आ रही है, तो आप आंख बंद करके कह दोगे कि सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। नहीं होगा। दूसरा पढ़ते हैं कि कंसिस्टेंट क्या है। तो कंसिस्टेंट है, अगर सिचुएशन पे आते हैं कि इसके पास कंसिस्टेंट है, तो हमेशा इसके पास क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अब ये सॉल्यूशन तो होगा, मगर कितना होगा? वही दो सिचुएशन फिर आ गई यहां पर, यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। Finite. ठीक है, भूल जाइए इसको, अभी हटा दूं। चलो मैं इधर लिख देता हूं, ए एक्स इक्वल टू बी, बी आपका जीरो नहीं है, तो सिस्टम आपका दो भागों में टूट गया यहां से। इनकंसिस्टेंट और यहां पर हो गया कंसिस्टेंट। सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हुआ और इनकंसिस्टेंट हुआ, तो इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए बी बराबर नहीं आ रही, और बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब होगा कि सिस्टम के पास कोई No सॉल्यूशन नहीं। solution. कोई सॉल्यूशन नहीं है तो रैंक बराबर नहीं आएंगे, रैंक बराबर नहीं आ रही तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो इसकी बात कर रहे हैं। सिस्टम यदि कंसिस्टेंट हुआ तो उसके पास हमेशा हल होगा। मतलब सॉल्वेबल है, वो सॉल्यूशन होगा उसका। सॉल्यूशन है तो कितना होगा? दो भाग फिर हो जाएंगे यहां से। यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा। यूनिक जब सिस्टम कंसिस्टेंट होने का मतलब, पहले तो एक और बात समझ लीजिए, कंसिस्टेंट हुआ इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी के बराबर आ जाएगी। एक बात तो ये हो गई थी। तो सिस्टम यदि सॉल्वेबल है तो दो सिचुएशन बनेंगे, इनफाइनाइट और यूनिक। तो यूनिक कब आएगा? यूनिक जब आएगा जब इन दोनों की रैंक Rank किसके of A बराबर है? equal to rank of A B equal to N होगा। रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाए? एन के। एन क्या है? N हमारी के नंबर ऑफ कॉलम। और इनफाइनाइट कब होगा? जब दोनों की रैंक क्या जब हो? सभी N से लेस देन आ जाए। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। इन्हीं कॉन्सेप्टों का हम यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। मैट्रिक्स स्क्वायर हो, मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की हो, एम ज्यादा हो, एन ज्यादा हो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या हमको? हमारे रिजल्ट तैयार है बनके। Yes sir. लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन for what value of a and b, system of equation x plus y plus z equal to 3। दूसरी इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6, x प्लस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू बी। कह रहा है ए और बी के किस मान के लिए सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बताइए
करना क्या है बात समझ गए होगे शायद आप लोग। जल्दी से ए बताइए क्या बनेगा इसका। 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 और 1 1 ए, और ए बी क्या बनेगा इसका 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 2 ए, और ये आ जाएगा 3 6 बी, यही बनेगा। जल्दी से इसकी रैंक देख लो और इसकी रैंक देख के बताओ दोनों की रैंक में क्या रिलेशन आ रहा है।